नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना सा डिज़ायर में। इस खास सीरीज़ में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसी के साथ-साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है कि राज्यपाल की जो समाधान शक्तियाँ हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धारा 433 ए है, उसको वो अध्यारोपित कर देती है, उससे आगे निकल जाती है। लोकसभा में ध्वनिमत से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल 2021 को पास कर दिया गया है, जो कि इसी नाम के अप्रैल 2021 में पारित किए गए विधेयक को रिप्लेस करेगा। अभी हाल ही में राज्यसभा में सरकार ने ये जानकारी प्रदान दी है कि डीप ओशियन मिशन का कार्यान्वयन अगले 5 वर्षों के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने 4,077 करोड़ रुपए बजट से एलोकेटेड कर दिए हैं। और इसके सभी घटक 2021 से काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे टेलिस्मैन सेवर अभ्यास के बारे में और देखेंगे मिनवेरिया पेंटाली मेढक प्रजाति के बारे में। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं उन टॉपिक्स को जो कि जनरल स्टडी पेपर 2 से संबंधित हैं। तो अदालत ने जो बात कही है कि जो अध्यारोपण कर रहा है क्षमादान शक्ति को, उसमें उसमें बात क्या हुई थी, वो इस बात पर विचार कर रहा था उस टाइम पे कि क्या राज्य क्या करता है जब किसी भी कोई आजीवन कारावास प्राप्त कोई भी क्रिमिनल है या कोई भी ऐसा वहाँ पे क्रिमिनल है जिसने क्या किया है, 14 वर्ष से अभी अपनी सजा पूरी नहीं कर पाई है और उससे पहले उसको क्या किया, राज्य सरकार ने रिहा कर दिया है। तो क्या राज्य ऐसी कोई नीति बना सकता है या जो कि सीआरपीसी का सख्ती पालन से करना ना ज़रूरी हो, या फिर वो ऐसा कर, या फिर क्या वो उसे सीआरपीसी की धारा को ही मानना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये बात कही गई है कि जिसको भी आजीवन कारावास होगा तो उसे 14 साल से कम तो उसे सज़ा से माफ़ किया नहीं जा सकता है। कम से कम उसे 14 साल की सज़ा देनी चाहिए। अगर इसमें टॉपिक का लिंक करें तो ये विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, उनके कार्य और उत्तरदायित्व से संबंधित है। तो आइए सबसे देखते हैं कि आखिर राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों क्या-क्या हैं। तो अगर हम बात करें आप संविधान की, तो उसको अनुच्छेद 161 के अंतर्गत इसमें क्षमा राष्ट्रपति को जो आपको क्षमादान शक्तियाँ मिली हैं, वो इस आर्टिकल के अंदर है। इसके अलावा क्या है, इसके अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया जाता है, जिसमें किसी भी अपराधी को जो अपराध दे दिया गया है या उसे दोषी ठहराया जा चुका है, तो उसमें क्या करेगा वो, तो उसके जो भी उसको दिया गया है, उसको सज़ा, उसको या तो रोक लगा सक मतलब थोड़ा रोक लगा देगा, विराम कर देगा, टाल देगा, या फिर क्या करेगा, सस्पेंशन कर देगा। उनकी जो प्रकृति है उसको चेंज कर देगा, या उसके कारावास का जो टाइम पीरियड है उसको कम कर देगा। ये चीज़ राज्यपाल के पास समाधान शक्तियों के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्तियों के बीच में अंतर क्या है, तो एक तरफ जहाँ राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ जो हैं, वो अनुच्छेद 161 से मिली हुई हैं, तो राष्ट्रपति को ये किससे मिली हुई हैं? ये मिली हुई उन्हें इसमें अनुच्छेद 172 से मिली हुई है। एक तो पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या है, अगर जो इनके जो देखें बेसिकली इसमें क्या अंतर है, वो 2 बेसिस में अंतर है। एक है कोर्ट मार्शल के टाइम पे और दूसरा है जब किसी को मृत्युदंड मिलता है। तो कोर्ट मार्शल क्या होता है, ये सेना न्यायालय द्वारा जब कोई सज़ा या दंड सुनाया जाता है, उसे बोला जाता है कोर्ट मार्शल। तो उसमें क्षमादान की शक्तियाँ जो भी हैं, जो सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है, वो सिर्फ़ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही है। जबकि अनुच्छेद 161 के तहत अगर बात की जाए तो राज्यपाल को ऐसी कोई समाधान शक्ति नहीं मिली है जिससे वो इसके सैनिक न्यायालय की बातों को सुन सके। अगर मृत्युदंड की बात की जाए तो मृत्युदंड की जो समाधान शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति राज्यपाल की, बस इसमें एक अंतर है कि राज्यपाल इन्हें क्षमा नहीं कर सकता, चेंज कर देगा, कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा। या किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो क्षमा जो प्रदान करने की शक्ति है वो सिर्फ किसके पास है? वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। आइए अगर आप देखें कि जो बात की जा रही है सीआरपीसी की धारा 433 ए, तो ये क्या बात करती है, तो ये 433 ए क्या बात करती है, ये बताती है कि कुछ धाराओं के मामले में क्या होता है, जो सजाएं मिलती हैं उनको आप चेंज करो, लघु उनको छोटा कर दो, उसमें प्रतिबंध से संबंधित है, यानी अगर इसमें इसके तहत अगर आपको कोई सजा मिली है तो उसमें जो भी सजा है उसको आप कम नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसमें और भी डिटेल में बात की जाए तो इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई अपराधी घोषित कर दिया गया है और उसमें क्या है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई है, और फिर बाद में क्या किया गया है, मृत्युदंड को चेंज करके किसमें कर दिया गया है, आजीवन कारावास में दिया जा चुका है। तो ऐसे में क्या होगा कि उनकी जो भी कारावास की जो टाइम होगा उसको कम कर सकते हैं या क्षमा क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको कितना है, 14 साल तक तो जेल के अंदर रहना होगा। उस 14 साल से पहले तो किसी हालत में उसको कम नहीं किया जा सकता या रिहा नहीं किया जा सकता है उसको। आइए बात करते हैं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज बिल 2021 के बारे में।
जो कि लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये है विभिन्न अर्ध न्यायिक निकायों से संबंधित। तो इसमें क्या किया गया है, तो इसमें क्या चेंज क्या किए गए हैं, इसमें क्या क्या जो ट्रिब्यूनल थे उसमें क्या गया है, जितने भी इसमें जो उनके मेंबर है अब उनके लिए क्या किया गया है, एक तो रूल सारे इक्वल कर दिए गए हैं 16, और दूसरा क्या है उनकी जो सर्विस शर्तें हैं उनको भी क्या कर दिया इक्वल कर दिया, एक पोस्ट के लिए एक नियम बना दिए गए हैं। दूसरा क्या है, इसमें कुछ जो ट्रिब्यूनल है उनको क्या किया गया है, समाप्त करने की बात की जा रही है। अगर बात ये जो बदलाव लाया गया, जो प्रस्ताव किसके लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, किस आदेश के द्वारा लाया गया है, वो है मद्रास बार एसोसिएशन मामले के बारे में। जब भी करंट अफेयर में कोई ऐसे टॉपिक आते हैं तो आपके नाम नहीं रखने होते, ये नहीं देखना होता किस राह से लाया क्या लाया गया। इसमें बेसिकली क्या होता है, फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आखिर ट्रिब्यूनल होती क्या है, संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, क्या कब शुरू हुई, क्या रीजन था, कैसा था, ये चीज़ें क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई यहाँ से, जैसे अधिकरण क्या होते हैं। तो ट्रिब्यूनल क्या होता है कि अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, कि न्यायालय जैसी होती हैं, पूर्ण नहीं होती उनके उत्तराधिकार, बस इनमें कुछ कम, ऐसा नहीं किसी को मृत्युदंड दे दें, कुछ दे दें, ऐसा नहीं है। बस आधे न्याय की शक्तियाँ इनके पास होती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर कहीं पे प्रशासनिक विवाद, एडमिनिस्ट्रेटिव जब भी कोई फाइट हो जाए, कोई बात हो जाए, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, उसमें ये सुलझाती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, अगर टैक्स किसी ने नहीं दिया है, टैक्स चोरी की है, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका ये निपटारा करती है, उन्हीं के लिए ये इनको गठन किया जाता है। तो जैसे अगर राज्य के अंदर लड़ाई हो जाए, राज्य के अंदर लड़ाई हो जाए, तब ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। जैसे इंटर वाटर इनलैंड वाटर की डिस्प्यूट की जब बात आती है दो राज्यों के बीच में, तब क्या किया जाता है, ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो विवादित फैसले होते हैं उनका दावा करने वाले जितने पक्ष होते हैं उनको क्या होता है, एक मध्यम अधिकारी जो मध्य होता है, मीडिएटर होता है, उसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो प्रशासनिक निर्णय लेते हैं और जो मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करते हैं, उनके ऐसे कार्य करते रहते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, अब कुछ नहीं आएगा कि अधिकरण के बारे में क्वेश्चन आया कि संविधान जब बना तब ये थे, तो इसका सीधा आंसर नहीं थे। जब संविधान बना था तो ये अधिकरण संविधान का हिस्सा नहीं थे। किसकी सिफारिश से लागू किया गया, वो थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लागू किया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इनको लाया गया था। इसके बाद संविधान को अधिकरण में एक भाग नया जोड़ा गया, जिसका भाग है 14A। ये हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। भाग 14 इसमें से जोड़ा गया है। इसके अंदर दो अनुच्छेद शामिल किए गए थे, एक था अनुच्छेद 323 है, एक था अनुच्छेद 323 भी। इसमें ये आएगा क्या संविधान के साथ थे, नहीं थी तो किसकी समिति पे लागू किया गया, कौन से नए आर्टिकल आए, तो इसमें आर्टिकल कौन से आए, अनुच्छेद 323 है और अनुच्छेद 323 भी। अगर उनको थोड़ा डिटेल में देखें तो 323A किससे है, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकरणों ट्रिब्यूनल से संबंधित है, जबकि 323B किससे, टैक्सेस से संबंधित है। तो इसमें 323A में क्या है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं, लोकसभा में नियुक्त व्यक्तियों जो भर्ती करते हैं, उनकी सेवा शर्तें होती हैं, उनके विवादों को हल करने का कार्य करती है। जबकि 323 भी टैक्स से संबंधित विवाद है, श्रम से संबंधित विवाद है, फॉरेन करेंसी है, या एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, भूमि सुधार है, उससे संबंधित आदि के बारे में ये बात करती है। किराएदार किराए से कोई बात हो गई है, उनका समाधान करने की बात करती है। आइए देखते हैं तो उन टॉपिक्स को जो सामान्य हैं, 3 से हैं। तो डीप ओशियन मिशन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा किससे संबंधित है, न्यू टेक्नोलॉजी के विकास से संबंधित है टॉपिक से। तो इसमें क्या होता है, डीप ओशन मिशन में क्या होता है कि ऊपर से कोई आप उसमें क्या करते हैं, माइंस वगैरह, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कुछ क्या होता है, ट्यूबुलर राइजेस फ्रॉम द ड्रिलिंग वगैरह करते हैं नीचे से, वहाँ से क्या करते हैं, जितने भी संसाधन हैं उनको यहाँ से क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो भारत का डीप ओशन मिशन की बात की जाए तो ये मिशन क्या करेगा, जो समुद्र के अंदर खनन करेगा और समुद्र के वहाँ पे जलवायु परिवर्तन क्या हो रहा है उनसे संबंधित जानकारियाँ देगा, उसके साथ रोबोटिक्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ पे ध्यान केंद्रित करके उस चीज़ों को उनका रिसर्च करेगा, अन्वेषण करेगा, खोजेगा। तो इनको बहुत सारी संस्थाओं के एक महत्वाकांक्षी अभियान के तहत, यानी आकांक्षा अभियान के तहत देखा जा रहा है। तो उसमें जो नोडल एजेंसी है वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन आता है, डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है, वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके अंदर ये कार्य कर रहा है। अगर डीप ओशन की महत्व की बात की जाए तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास जो विशाल आर्थिक हमारा क्षेत्र है, इकोनॉमिक जोन है, उसमें उसकी जो माजी सेल्स हैं उनका क्या करेगा, इसे रिसर्च करेगा, उसमें खोज करेगा, डिस्कवरी करेगा, उसका एक प्रयास करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, जो सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन है, यानी कि जो मध्य हिंद महासागरीय जो बेसिन है, उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनकी दोहन क्षमताओं को विकसित करने के लिए सक्षम बनाने की कोशिश करेगा। तो इनको क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जो जो हिंद महासागर जो बेसिन क्षेत्र है, इसके अंदर लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगी, निकिल कोबाल्ट जैसी धातुएं होने की, उनके भंडार होने की संभावना है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अगर जितना ये भंडार है, इसका अगर हमने 10% भी अगर उनका निकाल पाया, उनका यूज कर लिया, तो हमारे देश की जितनी भी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो अगले 100 वर्षों तक के लिए पूरी हो जाएंगी। इसलिए इस डीप ओशन मिशन को और इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। आइए बात करते हैं, देखिए मेढक की नई प्रजाति को खोजा गया है, रिसर्च किया गया है और उसका नया नाम दिया गया, क्या दिया गया, मिनरवेरिया पेंटाली मेढक। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसको कहाँ, जो हमारे देश का पश्चिमी घाट है, अर्थात जो गुजरात, महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक, केरल, गोवा वाला क्षेत्र से बोलते हैं पश्चिमी घाट,
वहाँ पे इसको खोजा गया और ये वहाँ की स्थानीय प्रजाति वहीं पे मिलती है, खासकर कहाँ पे, केरल और तमिलनाडु के अंदर। अगर मिनवेरिया प्रजाति की बात की जाए तो सबसे छोटा ज्ञात इनका मिनवेरिया मेंढक है अभी तक का, इससे सारे बड़े ही हैं। और इसके जो अगर देखा जाए किस फैमिली संबंधित है तो ये डिक्रोग्लोसिडे संबंधित है। तो इसमें क्या आपको बस ये देखना है कि इस जो पेंटेरिया प्रजाति है इसको कहाँ खोजा गया है। और अगर इस प्रजाति का इसका नाम की बात की जाए तो इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टमेटिक लैब की जब स्थापना हुई थी तो उसमें उनके सहयोग करने और उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पूर्व वाइस चांसलर हैं, जो कुलपति हैं और पादप आनुवंशिकी जो प्रोफेसर रह चुके हैं, दीपक पेंटल, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्या, मिनरवेरिया पेंटाली मेंढक प्रजाति। आइए बात करते हैं टेलिस्मैन सेवर सैन्य अभ्यास के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए किसी ने न्योता भेजा, इन्विटेशन भेजा है। क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये अपनी इच्छा जाहिर की है कि अगली बार जो 2023 में जब ये सैन्य सबसे बड़ा जो युद्ध अभ्यास जो होगा उसमें आप हम भारत को भी उसमें क्या करेंगे, उसको शामिल करेंगे, उस वो भी यहाँ पे आके हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा। और इसका जो फॉर्मल जो आपका निमंत्रण आएगा, जो कार्ड आएगा, वो आना बाकी वो आ जाएगा। तो हुआ क्या है, अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल है, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स है और अमेरिका सेना है, इनके बीच में ये द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्रवाई तरह ये अभ्यास अभी इसकी प्रैक्टिस की गई है। उसके अलावा क्या हुआ है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसमें तीनों सेनाएं, जल थल वायु वाली सेनाएं मिलकर के लगभग मिलती हैं और 7 देशों के लगभग 17,000 सैनिकों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। इसमें 7 जो अमेरिका के अलावा कौन से, कनाडा था, जापान था, न्यूजीलैंड था, दक्षिण कोरिया था, यूके था, ये 6 देश ही, 7वां ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर इसमें भाग पार्टिसिपेट किए थे। तो इसी में एक कोशिश अब ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है इसमें हम भारत को भी शामिल करें, क्योंकि जिस तरह क्वाड में उसने इसको शामिल किया है इसी तरह भी इसमें भी इसको शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो आज करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं, उनका एनालिसिस समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी, तो इसी तरह हमारे चैनल को जुड़े रहिए और सब्सक्राइब को बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।